व्हाट इज जीडीपी? आप बताओ, बैठ के बताओ आराम से। GDP is the sum total value of all final goods and services which are produced within the domestic territory in one financial year. ठीक है, तो बताओ डोमेस्टिक टेरिटरी क्या क्या होती है? Domestic territory वो होती है जहाँ पे किसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी वो होती है जहाँ पे उसी कंट्री के लॉ जो है वो एडमिनिस्टर होते हैं। जैसे उसमें लैंड आता है जो मतलब पॉलिटिकल जो में जैसे वो कह सकते हैं, या फिर वाटर आते हैं, शिप्स वगैरह वेसल्स वगैरह। थर्ड इज एयरक्राफ्ट, एयर सर्विसेज में जो भी आएंगे। एंड फोर्थ एम्बेसीज जो फॉरेन कंट्री मतलब कहीं पे भी हो सकती है इस कंट्री क्या नहीं आ सकता? जो बाकी कंट्रीज की एम्बेसीज इस कंट्री में। ठीक, हम एक्चुअली इकोनॉमिक्स का बेसिक्स आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है? मुझसे ही पढ़ा होगा शायद बेसिक्स। तो बेसिक हमने डेफिनेशन पढ़ी है, इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होगा, ठीक है। अभी हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग शुरू किया था, तो उसको मैं फिर से रिवाइज करूंगा थोड़ा सा। तो क्या होती है, कैसे हम नेशनल इनकम का हिसाब किताब कैसे करते हैं, कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसके बहुत सारे मेथड्स हैं। तो पहला मेथड जो इसका है जीडीपी, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे ये बोल रही थी लेट हुआ, आजा। हाँ तो जल्दी निकलना चाहिए, ठीक है। ठीक, वो नहीं आ रहे हैं? अच्छा ठीक है, उसने करो जल्दी है। आप बाद में लिखना गोहर, तो पहले आप आराम से समझो, थोड़ा आपने पढ़ा हुआ है थोड़ा सा। तो जीडीपी क्या है? इट्स द सम टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया इन वन फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में कुछ टाइम तक ये रिपीटेशन चलेगा, जब तक ना आप अच्छी तरह से कंप्रहेंड, लेकिन उसके बाद रिपीटेशन बिल्कुल भी नहीं होगा, फिर आपको आगे कंटिन्यू थोड़ा सा भी रिपीटेशन नहीं होगा, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो है, क्या होती है आइनू? व्हाट इज जीडीपी? इट इज द सम टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल goods and services produced within domestic territory of India in one financial year. तकरीबन 10-12 बच्चे और जुड़ जाएंगे कमिंग डेज में, ठीक है। तो आपका फिर सेपरेट रहेगा, क्योंकि उनमें से बहुत सारे बच्चे इंटीग्रेटेड बैच के हैं, ठीक। वैसे भी जो भी है अभी बेसिक्स सेम सेम है ना, तो वो डरना नहीं है आप कि क्या है क्या नहीं, बस आपको जो पढ़ाया जा रहा है सबको, तो आप एज इट इज उसको समझ लीजिए, ठीक है। अब सुनिए, गवर सुनो पहले, बाद में लिखोगे, मैं नोट्स भी दूंगा बाद में। जीडीपी क्या होती है? इज द सम टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इन वन फाइनेंशियल ईयर। गुड्स एंड सर्विसेज कितनी बन रही है एक डोमेस्टिक टेरिटरी में, डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर में, उसको हम जीडीपी कहते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें हमने वो डिटेल में पढ़नी है, सेक्टर्स भी पढ़ने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी उतने ज्यादा रेलेवेंट नहीं है जितनी ये रेलेवेंट है। ये डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है? डोमेस्टिक टेरिटरी वो टेरिटरी होगी जिसमें इंडिया के लॉज एडमिनिस्टर हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी वो होगी जैसे इंडिया की लैंड टेरिटरी, इंडिया की वाटर्स, इंडियन वाटर्स, आइलैंड्स, उन पानी में शिप्स और वेसल्स जो चलते हैं, वेसल्स, शिप्स और वेसल्स इधर से चलेंगे, इधर तक जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे, सर्विस देंगे, ठीक है, वो सर्विस प्रोड्यूस होती। उसके बाद एयरक्राफ्ट सर्विसेज, एयरक्राफ्ट। उसके बाद इंडिया की एम्बेसीज होंगी, इंडियन एम्बेसीज। इंडियन एम्बेसीज मतलब इंडिया के फॉरेन ऑफिसर्स किसी दूसरे मुल्क में काम करते हैं, वो वहां पे अपने लोगों को सर्विस देते हैं। ये सभी आती है किसमें? डोमेस्टिक टेरिटरी में। अब क्या नहीं आती है डोमेस्टिक टेरिटरी? दैट इज फॉरेन एम्बेसीज लोकेटेड इन इंडिया, क्योंकि उन एम्बेसीज में उन्हीं के मुल्क का कानून चलता है, वहां पे इंडिया का कानून नहीं चलता है, तो वो अपने लोगों के लिए सर्विस प्रोड्यूस करते हैं, इंडिया के लिए नहीं, ठीक है। अब बात समझ आ रही? इससे कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना। अभी आप जीएनपी जब पढ़ोगे ना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो कंफ्यूजन क्रिएट अभी नहीं करना है। जीडीपी मतलब जितनी भी चीजें, गुड्स एंड सर्विसेज एक साल में बनती हैं डोमेस्टिक टेरिटरी में, एक फाइनेंशियल ईयर में, उनको हम जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक। अब इसका मैंने बोला था कि 3 तरह के मेथड्स हैं। पहला वाला मेथड जीडीपी को कैलकुलेट करने का है, जिसको कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर मेथड, पहला मेथड, यानी कि खर्चा करने का मेथड। सुने, कितने सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में, सोसाइटी में? 4 सेक्टर। एक होता है हाउस होल्ड,
एक होता है प्राइवेट सेक्टर, एक होता है गवर्नमेंट सेक्टर, और एक होता है एक्सटर्नल सेक्टर। यानी कि ये वो सेक्टर्स हैं, पहले सुनो गवर, अब बाद में लिखोगे, अब आपको टाइम मिलेगा, पहले समझो आप। जीडीपी जो है ना, इसके 3 मेथड्स हैं कैलकुलेट करने का। पहला मेथड है जिसको कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड वो मेथड होता है जहां पे आप देखते हैं कि जो मेजर 4 सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, जहां से रेवेन्यू आता है, जनरेट होता है, या जहां पे कंजप्शन होती है, यहाँ पे जहां पे रेवेन्यू खर्च हो जाता है, वो 4 है। एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर यानी कि घर, उसके बाद होता है प्राइवेट सेक्टर यानी कि इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, ठीक है। उसके बाद होता है गवर्नमेंट सेक्टर, मेजर सेक्टर रहता है, ठीक है, गवर्नमेंट सर्विसेज देता है, बाकी चीजें करता है। एक और होता है जिसको कहते हैं एक्सटर्नल सेक्टर, यानी कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना, वो किस में आता है? एक्सटर्नल सेक्टर। ये 4 सेक्टर्स का अगर हम एक्सपेंडिचर मेथड के बेसिस पे जीडीपी कैलकुलेट करें, तो हमें पहले ये देखना है कि इन वाले अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग खर्चा किस चीज पे होता है। हाउस होल्ड के पास जब पैसा आ जाता है तो सबसे ज्यादा खर्चा किस पे करता है? वो कंजप्शन पे करता है। किस पे? कंजप्शन, पहनने पे, खाने पे, बनाने में, ठीक है। वो इन्वेस्टमेंट ज्यादातर, अगर एक हाउस होल्ड के पास लाखों करोड़ों होगा, फिर जो कुछ बचेगा वो इन्वेस्ट करेगा, लेकिन ज्यादातर जो पैसा खर्च हो जाता है वो किस पे होता है? कंजप्शन के ऊपर। दूसरा हो गया प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर किस पे करता है? इन्वेस्टमेंट। एक बिजनेसमैन के पास जब पैसा आएगा, वो खाने पीने बाकी चीजों के ऊपर पैसा खर्च नहीं करेगा। वो क्या करेगा? अपने उस पैसे को बचाएगा, कहीं और पे इन्वेस्ट करेगा, किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करें, ताकि उसका प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाए। तीसरा होता है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर कंजप्शन के ऊपर भी खर्चा करता है ना। ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है ना। ये परचेजिंग भी करता है, यानी कि खरीदता भी है। गवर्नमेंट का काम क्या है? देखो, सैलरीज प्रोवाइड करना मुलाजिमों को, चीजें खरीदना, है ना, लोगों को सर्विसेज भी देना, सब्सिडीज देना, सब चीज है ना। यानी कि इनके पैसे का जो खर्चा है सब इन चीजों पे। अगर कुछ पैसा बचता भी गवर्नमेंट का, तो वो थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे। यानी कि कलेक्टिवली ये सब चीजें गवर्नमेंट करता है, ठीक है। यानी कि इनका खर्चा इन चीजों पे आ जाता है। चौथा है एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर का खर्चा या एक्सपेंडिचर जो ज्यादा होता है, वो होता है किस पे ऊपर? इंपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, यानी कि गुड्स आप लेके आते हो बाहर से, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स बाहर लेके जाते हो, ठीक है। ये सभी चीजें, सभी सेक्टर्स अलग अलग तरीके से अपना खर्चा यानी कि पैसा खर्चते हैं। दिस कंजप्शन इज इंडिकेटेड बाय सी, दिस इन्वेस्टमेंट इज इंडिकेटेड बाय गवर्नमेंट सेक्टर्स इज इंडिकेटेड बाय जी, एंड एक्सटर्नल सेक्टर इज इंडिकेटेड बाय कि टोटल एक्सपोर्ट कितना हुआ है। टोटल एक्सपोर्ट इज इंडिकेटेड बाय एक्स माइनस टोटल इंपोर्ट कितना हुआ है। इंपोर्ट इज इंडिकेटेड बाय, ठीक है, एक्स माइनस एम, मतलब टोटल एक्सपोर्ट्स कितना हुआ इंडिया का माइनस टोटल इंपोर्ट्स कितना हुआ है, उसको क्या कहते हैं हम? नेट एक्सपोर्ट्स। क्या कहते हैं? नेट एक्सपोर्ट मींस कि इंडिया ने कितना एक्सपोर्ट किया है माइनस इंडिया ने कितना। ये नेट एक्सपोर्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेट एक्सपोर्ट नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब कलेक्टिवली जब हम प्लस इसको कैलकुलेट करते हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, इट गिव्स अस द एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ जीडीपी। बात समझ आ रही? क्या देते हैं? एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ जीडीपी। ये पहला मेथड था जीडीपी कैलकुलेट करने का। अब दूसरा मेथड जो है जीडीपी कैलकुलेट करने का, उसको कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड। क्या कहते हैं? वैल्यू एडेड मेथड। क्या होती है वैल्यू एडिशन? ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ये कंसेप्ट। व्हाट इज वैल्यू एडिशन? नॉर्मली हम वैल्यू एडिशन किसको कहते हैं? किस में वैल्यू ऐड करना? जैसे हम कोई चीज खरीदते हैं, जो उसकी ओरिजिनल प्राइस है उसी में ऐड करना। क्या करना? बता। प्रॉफिट। ध्यान से सुनना। एक फार्मर था, ठीक है, क्या था? कंसेप्ट है ये, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये फार्मर है, इसके पास वीट है। क्या है? वीट। और वो वीट है करीबन कितने का? 100 रुपीज का, ठीक है। इसमें से ये 50 रुपए का वीट खुद कंज्यूम करता है। ध्यान से इधर, 50 रुपए का क्या करता है? खुद। ये जो वीट बनाया ना, इसमें वीट बनाने में इसको उतनी मेहनत नहीं लगी, उतने ज्यादा इनपुट्स नहीं लगे। ध्यान से, यानी कि किसी भी चीज को बनाने के लिए आपको इनपुट्स की जरूरत पड़ती है ना, रॉ मटेरियल की, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं? हाँ, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं। कौन कौन सा गवर? गेस कर सकते हो, आपने पढ़ा है शायद। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर।
है ना, 4 होते हैं, तो ये भी एक इनपुट है, मशीन ये भी एक इनपुट है। तो इसको कोई इतनी है मेहनत या इनपुट्स, तो कितने का वेट है इसके पास, उसमें से 50 ये खुद कंज्यूम करता है और 50 ये बेचता है। क्या करता है, बेचता है। किसको बेचता है, सुने, ये 50 बेचता है बेकर को। बेकर मतलब नानवाई, जो रोटियां बनाता है। ध्यान से सुनना, ये जो बेकर है ना, ये बेकर है, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी ना जैसी होगी, ठीक है, उससे तो तगड़ा होगा। तो इस 50 रुपए का वीट बेकर कन्वर्ट करता है 200 रुपए के ब्रेड में। इस 50 रुपए का वीट है ना, इसको पीसता है, आटा बनाता है, आटा गूंथता है, फिर रोटियां बनाता है, और वो रोटियां कितने की हैं, उसका टोटल वैल्यू क्या है, 200 रुपीज। तो आपको नहीं लग रहा है कि इस वीट का एडिशन हुआ है, वैल्यू एडिशन हुआ कि नहीं हुआ है, हुआ ना, कितना हुआ है, कैसे 150, 200 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने जो 50 का खरीदा फिर उन्होंने एक्सपेक्ट। गुड। एक किसान है, फार्मर है, इसके पास 100 रुपए का वीट है, 50 से खुद कंज्यूम करता है, 50 बेचता है, किसको बेचता है, बेकर को। ये बेकर 50 रुपए के वीट को 200 की ब्रेड्स बनाता है, यानी कि उसका वैल्यू ऐड करता है। अब कितना वैल्यू एडिशन किया, देखो 200 तो इसकी टोटल वैल्यू है, लेकिन उसमें से तो 50 रुपए का वीट इसने फार्मर से लिया है, तो इसका मतलब है टोटल वैल्यू एडिशन कितना हुआ है, 150। बात समझ आ रही है। लेकिन एक और चीज है, ध्यान से सुनना, एक और चीज है, इस फार्मर को ये वीट जो इसके पास है, जो अवेलेबल है, इसके लिए भी इसको कोई उतनी ज्यादा मेहनत, उतने इनपुट्स नहीं लगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं, इसमें तो नहीं लगे ना। तो ये जो 100 रुपीज का वीट है ना, ये भी तो फार्मर के लिए एडिशन है। क्या है, हमने देखा कि बेकर कैसे वैल्यू ऐड करता है। बेकर कैसे करता है कि 50 रुपए के वीट को जो उसने खरीदा होता है फार्मर से, उसको वो कन्वर्ट करता है इनटू 200 रुपीज ऑफ ब्रेड्स। इसका मतलब है 150 की वैल्यू एडिशन हुई है। लेकिन अगर हम टोटल देखें, टोटल एडिशन कितना हुआ, जिसको हम ग्रॉस वैल्यू देख, ग्रॉस वैल्यू कितना हुआ है, टोटल वैल्यू एडिशन तो ये भी है, 100 रुपीज भी है। और बात समझ रहे हैं, क्योंकि इसमें भी तो उसके कुछ लगा ही नहीं फार्मर का, ये खुद इटसेल्फ एन एडिशन है। फार्मर के पास 100 रुपीज का जो वीट है, इट्स इटसेल्फ एन एडिशन। तो जब हम टोटल वैल्यू देखेंगे, फाइनल वैल्यू जिसको हम कहते हैं, फाइनल वैल्यू में तो ये फार्मर के 100 रुपीज का भी आ जाएगा ना। फाइनल की मैं बात करूंगा, क्या करूंगा मैं, अभी आपको अच्छा कंसेप्ट सिखा रहा हूं। अगर मैं फाइनल वैल्यू, टोटल वैल्यू कितना ऐड हुआ है, टोटल वैल्यू एक तो ये 150 इनका प्लस फार्मर का कितना, तो फाइनल तो 250 हुआ है। फाइनल तो, आप समझ रहे मेरी बात, फाइनल तो कितना हुआ है, 250 रुपये। लेकिन अगर हमने वीट की बात करनी है, फार्मर को छोड़ो, अगर किसकी बात करें, वीट की बात, तो फाइनल एडिशन, टोटल एडिशन तो 250 हुआ ना। आप समझ रहे मेरी बात, जिसमें से इंटरमीडिएट कितना है 100 और बाकी कितना है 150। जब आप किसी भी चीज से उसका इंटरमीडिएट वैल्यू निकालोगे, उसको कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडिड। क्या कहते हैं, जीवीए। देखा होगा आपने कहीं पे, अगर आपने पढ़ा होगा कल से परसों से, जीवीए, जीडीपी एंड जीवीए देखा होगा, डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीवीए। यही एक डिफरेंस है कि उसमें हम टोटल वैल्यू देखते हैं, किसमें, जीडीपी में, लेकिन जीवीए में टोटल वैल्यू, जीवीए में देखते हैं कि जितना इंटरमीडिएट वैल्यू होता है उसको टोटल वैल्यू से क्या करते हैं, माइनस। वो हमें क्या निकलेगा, जब हम टोटल वैल्यू से माइनस करेंगे तो वो निकलेगा 150। हमारे पास वैल्यू एडिशन ही आएगा, जिसको हम कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडिड। आप बात मेरी समझ रहे हैं कि आपने किसी भी गुड को बनाने में, किसी भी सर्विस को बनाने में कितनी वैल्यू एडिशन हुई है, इसको बनाने में वैल्यू एडिशन कितना हुआ है। कि पहले क्या था, बेसिक कुछ रहा होगा ना, प्लास्टिक रहा होगा, सेंसर रहा होगा, पेन निब रही होगी, कैप रहा होगा। फाइनल एडिशन कितना हुआ, कितने स्टेजेस पे हुआ। यहां पे 2 ही स्टेज है ना, एक फार्मर और एक बेकर। कोई ऐसी चीज बनती होगी जैसे चेयर, इसमें 3 स्टेजेस रहते होंगे। और मेरी बात समझ रहे हो, क्या रहते होंगे, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, 3 स्टेजेस, एक स्टेज, दूसरा स्टेज, एक स्टेज में कुछ और ऐड हुआ, दूसरे स्टेज में कुछ और ऐड हुआ, तीसरे स्टेज में कुछ और ऐड। जब आप टोटल वैल्यू एडिशन देखते हो तो टोटल का देखोगे ना। लेकिन जब आप ये देखना चाहते हो कि इंटरमीडिएट वैल्यू को मैं खत्म करना चाहता हूं, मैं सिर्फ एक फाइनल वैल्यू एडिशन देखना चाहता हूं, उसको आप कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडिड। तो इसी वैल्यू एडिशन के बेसिस पे अब आप ये देखोगे ना कि कितना वैल्यू एडिशन हुआ है ऑन एवरी गुड्स एंड सर्विसेज, उस बेसिस पे आप जीडीपी कैलकुलेट करते हो। नुसरत, आर यू गेटिंग इट? फिर से मैं कह रहा हूं
कि दूसरा मेथड क्या है, पहला क्या था, एक्सपेंडिचर। अब हमने ये देखना है कि जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज आप बनाते हो उसमें वैल्यू एडिशन कितना हो। तब तक वैल्यू ऐड होता जाएगा जब तक ना वो गुड फाइनल हो जाएगा और उसकी फर्दर प्रोसेसिंग की जरूरत, तभी तक तो वैल्यू ऐड हो जाएगा ना। इसकी वैल्यू एडिशन चाहिए नहीं चाहिए, इट इज अ फाइनल गुड। इसका मतलब है इससे पहले जब इसकी वैल्यू एडिशन रही होगी तब ये फाइनल गुड, तब ये फाइनल कंजप्शन के लिए तैयार नहीं था। कोई भी चीज जब फाइनल कंजप्शन के लिए तैयार हो जाती है उसकी फर्दर एडिशन, लेकिन तब तक तो एडिशन हो जाएगी ना, किस चीज की, वैल्यू की। अब इसके ऊपर आप कहोगे कि सर नहीं, इसके ऊपर एक रेपर होना चाहिए, रेपर प्लास्टिक का, ताकि ना इसमें वाटर प्रूफ रह जाए। मैंने बोला ठीक है लगाओ, कितने का, 15 रुपीज का। तो 15 रुपीज इज द वैल्यू एडिशन टू फर्दर इट इज वैल्यू, दैट इज एन एडिशन टू इट इज वैल्यू। आप समझ रहे मेरी बात। वैसे ही आपने यहाँ पे वीट का देखा, उसके पास 100 रुपए का वीट था, 50 उसने बेचा, 50 खुद कंज्यूम किया। और 50 बेचा किसको, बेकर को। उसने उस 50 रुपए को वीट को ऐड किया वैल्यू, कैसे, बाय मेकिंग ब्रेड्स। अगर हम फाइनल वैल्यू एडिशन की बात करें तो 150 है, लेकिन अगर हम टोटल वैल्यू एडिशन कितना, फार्मर ने भी तो वीट बनाया है ना, उसको तो उतना इनपुट की जरूरत नहीं पड़ी, वीट उगा है नेचुरली। तो वो भी अगर हम टोटल वैल्यू की बात करें तो टोटल तो 250 है। लेकिन उसमें से जब हम इंटरमीडिएट देखते हैं, इंटरमीडिएट मतलब फार्मर ने उसको कितना दिया, फार्मर ने खुद कंज्यूम कितना किया, तो उसके बेसिस पे तो ग्रॉस वैल्यू एडेड 150 आ जाएगा, लेकिन टोटल वैल्यू एडिशन जो आएगा वो 250 आ जाएगा। और बात समझ रहे मेरी बात, समझ रहे कि नहीं रहे, क्लियर हो रहा है। यहां पे 300 क्यों नहीं आया, ये सोच रहे हो, ये क्वेश्चन है। फिर तो इनका 200 और इनका 200, 100 तो 300 होना चाहिए ना। ठीक है, इस बंदे को, बेकर को इनपुट लगा है 50 रुपीज का, फार्मर का कोई इनपुट, बेकर का 50 रुपीज का इनपुट। इनपुट मतलब 50 रुपीज में उसने खरीदा है रॉ मटेरियल, वो तो नेगेट हो जाएगा। 50 रुपीज जो इनपुट लगा है किसको, बेकर को। फार्मर को कोई इनपुट लगा है नहीं, हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास ये है कि उसके पास 100 रुपीज का वीट, उसका कोई इनपुट। लेकिन बेकर ने जो वीट खरीदा है 50 रुपए का, दैट बिकम्स एन इनपुट टू इट। तो उस इनपुट को हम नेगेट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा फिर, 150। लेकिन फार्मर के पास कोई इनपुट, जब हम टोटल वैल्यू एडिशन की बात करें नुसरत, तो टोटल वैल्यू एडिशन में हमारे 250 आ जाएगा। लेकिन जब हम ग्रॉस वैल्यू एडिशन की बात करते हैं ना, तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन में बीच में इंटरमीडिएट जो भी ऐड हुआ होगा उसको हम माइनस करते हैं। आप समझ रहे हैं, हम सिर्फ फाइनल वैल्यू ऐड करते हैं, इंटरमीडिएट वैल्यू क्या कहते हैं, नेगेट, उसको कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड। लेकिन जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, हम टोटल वैल्यू कितना हुआ, सम टोटल वैल्यू कितना है, ग्रॉस वैल्यू एडेड नहीं, सम टोटल वैल्यू। सो दिस मेक्स द पॉसिबिलिटी ऑफ वैल्यू एडिशन मेथड ऑफ द जीडीपी। सेकंड मेथड ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन इज वैल्यू एडिशन मेथड। कितना वैल्यू ऐड हुआ है उसी के बेस पे आप जीडीपी कैलकुलेट। आप समझ रहे बात नुसरत, समझ आ रहा है कि कंफ्यूजन है, कहीं पे लग रहा है कंफ्यूजन, बताओ। सर सपोज अगर फार्मर को कोई इनपुट देना हाँ, तो फिर उन्हें निकालो, यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ बस आपको समझाने के लिए। अगर फार्मर, हाँ, फार्मर को भी इनपुट लगा होगा वीट बनाने में, तो भी निकालो कितना लगा है। ठीक है, क्या टिलर यूज किया उसने एग्रीकल्चर में, तो टिलर का कुछ कॉस्ट होगा। क्या मजदूर किए थे 100 रुपए का वीट बनाने के लिए, मजदूर इस्तेमाल किए थे, तो भी निकलेगा। आप समझ रहे हैं। लेकिन इस वक्त हमारे पास 2 स्टेजेस है, तो फिर वो तीसरा स्टेज बन जाता है। मैं वही कह रहा हूँ, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए बहुत सारे स्टेज है। आप सेब उतारोगे ना पेड़ से, ठीक है, वो एक स्टेज बनता है। उतारने के बाद उसको पेटी में रखोगे, ठीक है, तो उतराई की भी कीमत लगती है, पेटी में फिक्स करने की भी कीमत लगती है। उस वक्त एक वैल्यू होगा। जैसे आप ठेकेदार को बेचते हैं ना सेब की पेटी, उस वक्त खेत में, तो वो बोलता है 500 रुपया। क्या वो 500 रुपए की बिकती है मार्केट में, नहीं, फिर वो मंडी में जाएगी, उसकी फर्दर पैकेजिंग होगी, मंडी वो सेब की पेटी 800 की बिकेगी। क्या वो मंडी फाइनल कंजप्शन है, नहीं, फाइनल कंजप्शन बड़ी मंडी में जाएगी, वहां पे वो 1000 रुपए में बिकेगी। क्या वो फाइनल कंजप्शन, नहीं, उसके बाद में मार्केट में जाएगा, मार्केट में जब वो फाइनल कंजप्शन, वो फाइनल वैल्यू के बेसिस पे बिक जाएगी, क्योंकि फर्दर उसकी प्रोसेसिंग। तो कितना वैल्यू एडिशन हुआ, आप समझ रहे, फ्रॉम 300 अप टू 15 1600। लेकिन एक ही प्रोडक्ट का है ना, ये पेन, ये सेंसर का पेन में भी आपको 7000 में लेगा, इट्स अ फाइनल वैल्यू ऑफ दिस 7000। लेकिन ये 7000 बना कैसे, निब अलग से आई होगी 200 रुपए की, प्लास्टिक अलग से आया होगा, सेंसर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर अलग से आया होगा, उसकी कीमत अलग होगी ना। तो टोटल में इतनी सारी वैल्यू एडिशन हुई ना।
आप समझ रहे हैं मेरी बात? उसी वैल्यू एडिशन के बेसिस पे आप जीडीपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज वन ऑफ द मेथड्स। बात समझ आ रही है? यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स हैं, अभी हमारे पास 2 ही, क्योंकि आपको समझाने के। जब आप टोटल वैल्यू देखते हो तो टोटल आपने ये देखना है कि कितना फाइनल एडिशन हुआ है, फाइनल एडिशन कितना हुआ, एंड एट ईच लेवल कितना इंटरमीडिएट यानी कि इनपुट वैल्यू कितना हुआ है। जैसे यहाँ पे बेकर का इनपुट वैल्यू कितना था, 50 रुपीज, लेकिन फार्मर का इनपुट वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो हम समझते हैं कि फार्मर को कोई इनपुट की जरूरत। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो जब वो आप इंटरमीडिएट वैल्यू माइनस करते हो, माइनस फ्रॉम द फाइनल वैल्यू, दैट कम्स एज अ ग्रॉस वैल्यू एडेड। बट इन जीडीपी यू कैलकुलेट ऑल द वैल्यूज, टोटल वैल्यू, सम टोटल वैल्यू, इट इज नॉट द जीवी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो फिर तो कुछ नहीं आएगा। अगर आप इंटरमीडिएट वैल्यूज हर जगह निकालोगे तो फिर तो इनकम, नेशनल इनकम, तो जीडीपी तो कुछ नहीं होगा ना। आप कंप्रेहेंड कर पा रहे हैं? अगर वैसे ही निकालेंगे ना सब कुछ बीच वाला, तो फिर गवर्नमेंट के पास क्या आएगा? उसको कैलकुलेट भी करना है ना। रियल टर्म्स में तो कुछ नहीं होता है, इट इज ऑल अबाउट द परसेप्शन, इट इज ऑल अबाउट द अप्रोक्सीमेशन। रियल में कुछ नहीं होता है। अभी हम आगे जाएंगे ना, इट्स एक्चुअली कुछ परसेप्शन। इकोनॉमी इज अ परसेप्शन। अमेरिका तबाह हो चुका था डिप्रेशन के बाद, 1929 के बाद ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन जब आया ना अमेरिका में, शुरू हुआ अमेरिका से ही, तो तबाह हो गया पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड। स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, खत्म हो गई कंजप्शन प्रोडक्शन। लेकिन आफ्टर 4-5 डेकेड्स, 30-40 साल के बाद, अमेरिका बिकेम द सुपर पावर एंड यूरोप बिकेम द मॉडर्न डेवलप्ड वर्ल्ड। कैसे? तो परसेप्शन। परसेप्शन के ऊपर अगर आप परसेप्शन ऐसी परसीव करोगे कि मैं एक अमीर हूं, आपको सब लोन देंगे, भले ही आप वापस ना करो। ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है जो लोन लेके भागे, क्यों? उनको लोन क्यों देते थे? क्या उनकी मार्केट वैल्यू या उनकी जो कैपिटल है उसको देख के लोन देते थे? नहीं, इट्स ऑल अबाउट द इमेज। लेकिन भाग गए ना वो, किंगफिशर, विजय माल्या, ललित मोदी, बाकी सभी। एक गरीब को कोई लोन, क्योंकि उसकी कोई परसेप्शन नहीं होती। एंड इकोनॉमी इज ऑल अबाउट परसेप्शंस। आप समझ रहे हैं? कोई पहला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इकोनॉमी, लार्जेस्ट इकोनॉमी, ऑल अबाउट द परसेप्शन। रियलिटी कुछ और होती है। रियलिटी के बेस पे अगर जाए ना तो फिर दुनिया सर्वाइव नहीं कर सकता। ओके, और कम टू दिस वाज द सेकंड मेथड। पहला क्या था? एक्सपेंडिचर। सेकंड वन, वैल्यू एडिशन। नाउ थर्ड वन इज इनकम मेथड। क्या है? इनकम मेथड। बताओ मुझे, व्हाट कैन बी मेजर सोर्स ऑफ इनकम? व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ इनकम? किसी के लिए जनरल, गवर्नमेंट को छोड़ो, जनरल क्या है? हाउ कैन गवर्नमेंट कैलकुलेट इनकम ऑफ ए कंट्री विथ रेस्पेक्ट टू जीडीपी? एक तो सबसे पहले, मैंने पहले भी बोला है, 4 फैक्टर इनकम्स हैं, 4 फैक्टर्स ऑफ इनकम। कौन? इजंट लैंड अ फैक्टर ऑफ इनकम? नेचुरल सोर्स है ना, लैंड आप दे दो रेंट पे, रेंट मिल जाएगी। सेकंड वन, लेबर, तो मजदूरी करोगे। आप समझ रहे हैं? मजदूरी करता है कोई। कैपिटल, चौथा। अब इसमें देखो, मैं सिर्फ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बता रहा हूं। लैंड के बदले क्या मिलता है? दूसरा क्या है? वेज। तीसरा क्या है? इंटरेस्ट। चौथा क्या है? प्रॉफिट। दीज आर द इनकम्स। कितना प्रॉफिट एक साल में हुआ है? जितने भी बिजनेसमैन हैं, छोटे बड़े जितने भी लोग हैं इंडिया में, कितना प्रॉफिट हुआ? कितना इंटरेस्ट जनरेट हुआ है एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में? कितनी वेज जनरेट हुई है? जितने भी लोग मजदूरी करते हैं, क्या करते हैं, वेजेस कितने, कोई भी काम करते हैं। कितना रेंट जनरेट हुआ है एक साल? रेंट जनरेट होता होगा। सैलरीज, सैलरी इनकम नहीं है ना? सैलरी, सैलरी जैसे गवर्नमेंट सर्विस करते हैं तो सैलरी इज इनकम, तो ये इनकम है ना। तो ये सब चीजें, अब इनकम किसको कहोगे आप? और कौन सी इनकम नेशनल इनकम का हिस्सा बनती है? कोई भी ऐसा काम जिसमें कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर हुई होगी, ऐसा काम जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई होगी, जिसके बेस पे अगर आप कोई पैसा कमाओगे, दैट बिकम्स पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। ऐसा काम जिसमें कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन, कोई भी ऐसा काम, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कोई भी ऐसा काम जिसमें कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई होगी, वो जो पैसा जनरेट करते हैं वो किसका हिस्सा है? नेशनल इनकम का। है कि नहीं? क्या कोई कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं हो सकती? हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? इनकम मेथड। किसका? जीडीपी का। अगर ये जीडीपी का इनकम मेथड नहीं होता ना, तो फिर मैं आपको बोलता कि रेमिटेंसेस भी इंक्लूड होते हैं। रेमिटेंसेस जानते हैं? रेमिटेंसेस, हिंदुस्तानी बाहर काम करते हैं ना, और काम करने के बाद वो पैसा भेजते हैं, लेकिन वो जीडीपी का हिस्सा, वो जीएनपी का हिस्सा बनते हैं।
वो किसका हिस्सा बनते हैं? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में बाद में बताऊंगा अभी, लेकिन अभी हम जीडीपी की बात करें एंड इट्स मेथड, इनकम मेथड। ये 4-5 तो है जिनको आप कैलकुलेट करते हो तो बन जाता है। कौन ऐसे हैं कि जो आप नहीं कर सकते? कोई भी ऐसा काम जिसमें कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हुई है और अगर पैसा जनरेट होता है तो फिर वो इनकम का हिस्सा नहीं रहता है, उनको कहते हैं, उस टर्म को कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स। क्या कहते हैं? आपको स्कॉलरशिप मिली, स्कॉलरशिप मिलती है ना, कहाँ मिलती है? क्लासेस में, हायर एजुकेशन में, लोअर एजुकेशन में, गवर्नमेंट देती है ना। क्या आपने कोई काम किया है? नहीं। आपको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप इस वजह से देती है ताकि आपको एनकरेज करे हायर एजुकेशन या पढ़ने के लिए। तो कोई भी काम नहीं हुआ लेकिन फिर भी आपको पैसा मिलता है, लेकिन जब पैसा मिलेगा जिसमें कोई काम ही नहीं हुआ है तो वो इनकम का हिस्सा क्यों बने? आप समझ रहे हैं? पेंशन, पेंशन कब देते हैं एक बंदे को? जब वो रिटायर होता है। इट्स अ जेस्चर ऑफ एप्रिसिएशन टू द एम्प्लॉय कि आपने इतने सालों काम किया है, अब हम आपको कंपनसेट करेंगे, आपकी जितनी भी बाकी की जिंदगी है उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा। क्या उसके बदले वो काम करता है? नहीं करता है। ग्रांट्स, ग्रांट्स इमदाद करता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को, या स्टेट किसी और को, ठीक है। ग्रांट्स या एड्स, एड सुना होगा नाम, मदद करता है कोई दूसरा मुल्क, कभी अर्थक्वेक्स होते हैं तो एड मिलता है, या कोई खुदा न खासा किसी का घर जलता है तो उसको एड मिलता है सरकार की तरफ से। क्या उसके बदले कोई काम किया होता है? नहीं। आप समझ रहे मेरी बात? ये सब आ जाता है किसमें? इसको कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स। क्या कहते हैं? ट्रांसफर पेमेंट। एक और होता है गिफ्ट। हमारे गिफ्ट नहीं है छोटे छोटे, बड़े बड़े गिफ्ट, 2-2, 4-4, 5-5 करोड़। किसी बिजनेसमैन ने अपनी वाइफ को गिफ्ट किया 500 करोड़ का हेलीकॉप्टर। 500 करोड़ तो बहुत है ना, हालांकि उसके ऊपर टैक्स लगता है, फिर जिसको गिफ्ट टैक्स कहते हैं, लेकिन वो ट्रांसफर पेमेंट है क्योंकि उसके बदले में कोई एक्टिविटी। आप समझ रहे मेरी बात? ये क्या है? ये वो इनकम है जिसके बदले में इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है। सैलरीज के बदले में सर्विस देते हैं आप, प्रॉफिट तभी कमाते हैं जब आप बिजनेस करोगे, इंटरेस्ट तभी देते हो आप, लेते हो आप जब आप कैपिटल दे दोगे, वेजेस तभी आप लेते हो जब आप मजदूरी करोगे, और रेंट तभी आप लेते हो जब आप कोई चीज या लैंड या कोई रिसोर्सेज रेंट पे दो, काम के लिए दोगे, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है जो इनकम का हिस्सा नहीं? गैम्बलिंग, जुआ, बेटिंग। क्या कोई काम होता है इसमें? कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है? नहीं। ब्लैक मनी आपने सुना होगा नाम, ब्लैक मनी सुना है नाम? काला पैसा सुना है नाम? नाम सुना है? क्या होता है काला पैसा? ब्लैक ब्लैक होता है कलर में। ये पैसा तो वैसे ही होता है लेकिन इसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती। वो पैसा जिसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन यानी कि इसकी कोई रिसीट्स नहीं होती, कोई ट्रांजैक्शनल रिसीट्स नहीं होती, कोई ट्रांजैक्शनल प्रूफ नहीं होता है। लाखों करोड़ों में ऐसा पैसा जिसकी कोई ट्रांजैक्शनल प्रूफ नहीं होती, ये भी इनकम का हिस्सा नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो आप इनकम के बेसिस पे ये जो सारी इनकम है, जितने भी फैक्टर्स हैं उनकी इनकम है, इसके बेसिस पे टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं और आप ये देखते हैं कि आपके मुल्क में कितनी इनकम जनरेट हुई। इट इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ जीडीपी। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? I will revise again. GDP क्या है? The sum total value of all final goods and services produced within the domestic territory of India in one financial year. ठीक है, फाइनल गुड्स भी आपको समझ आ गया जिसकी फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होती। डोमेस्टिक टेरिटरी भी समझ आ गया। और फाइनेंशियल ईयर वो होता है जब बजट, एक मुल्क का बजट इंप्लीमेंट शुरू हो जाता है। ठीक है, कब से शुरू हो जाता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च नेक्स्ट ईयर। ठीक है, अब जीडीपी कैलकुलेट करने के मेथड से 3 मेथड्स है। पहला मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड वो होता है कि जहां पे आप ये देखते हो कि जितने भी खास खास मेजर सेक्टर्स हैं इनकम के या सोसाइटी में इकोनॉमी के, जैसे हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर, वो अपना उनके पास जो पैसा आता है वो कैसे खर्चते हैं। जैसे हाउस होल्ड सेक्टर कंजप्शन के ऊपर खर्चता है, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के ऊपर खर्चता है, गवर्नमेंट सेक्टर उसका परचेजिंग भी होती है, कंजप्शन भी होती है, बाकी चीजें भी होती है, और एक्सटर्नल सेक्टर का क्या है कि इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। ये जब आप कलेक्टिवली कैलकुलेट करते हो तो आपको मिल जाता है एक्सपेंडिचर मेथड। दूसरा मेथड होता है जिसको कहते हैं वैल्यू एडिशन। किसी भी गुड्स या किसी भी सर्विसेज को बनाने में कितनी वैल्यू एड हुई है, यानी कि जब तक ना वो गुड या सर्विस फाइनल कंजप्शन के लिए तैयार हो जाती है तब तक उसमें कितनी वैल्यू एडिशन हुई है। ठीक है, उसके बेसिस पे आप ये देखते हो कि टोटल वैल्यू एडिशन कितनी हुई है, उसको आप कैलकुलेट करते हो। ठीक है, अब अगर आप इंटरमीडिएट वैल्यू निकालोगे तो उसको कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड। उसको जीडीपी नहीं कहते, उसको ग्रॉस वैल्यू एडेड कहते हैं। और इंडिया में कैलकुलेट करती है इनकम ऑन द बेस ऑफ जीडीपी, नॉट जीबीए।
बात समझ आ रही है? उसके बाद तीसरा मेथड है इनकम मेथड। इसमें आप ये देखते हैं कि मेजर जो फैक्टर्स ऑफ इनकम है वो कौन कौन से हैं और उससे कितनी रेवेन्यू जनरेट होती है, कितनी इनकम बनती है, उसको आप कैलकुलेट करते हो। एंड ऑल दीज थ्री आर अ पार्ट ऑफ जीडीपी। ठीक है, ओके, अभी तक ठीक है ना? अब सुने, अब अगर जीडीपी को कैलकुलेट करना है, यानी कि हम देखेंगे इंडिया की जीडीपी कितनी है, यही बोलते हैं ना, सुना होगा ना न्यूज में कि कितनी है। इंडिया की जीडीपी इस वक्त 7% है, इंडिया की जीडीपी इस वक्त 8% है। तो किससे 8% है? पिछले साल से। यही है ना, पिछले साल 6% था, इस बार बढ़ गया कितना परसेंट? 1.5% ग्रोथ बढ़ गई, इस बार 7.5। आप समझ रहे मेरी बात? लेकिन एक और चीज है ना, जब आप चीजें बनाओगे ना, ये चीज बनाओगे, अभी मैं कुर्सी बनाऊंगा, चेयर बनाऊंगा, सो व्हाट इज नेसेसरी कि मुझे ये देखना है कि जो ये इनपुट है ना, रॉ मटेरियल, ये मुझे किस कीमत पे मिलता है। ये मुझे पिछले साल इसकी कीमत क्या थी, इस साल इसकी कीमत क्या है। इसका मतलब है आपको ये देखना है ना कि क्या इस कुर्सी को बनाने में पिछले साल 300 रुपीज लगता था, इस साल 400 लग गया। इसका मतलब क्या है? व्हाट इज, हाँ, इसका मतलब है जो आप मटेरियल खरीदते हैं ना कुर्सी बनाने के लिए, उसकी प्राइसेस बढ़ी है। तो प्राइसेस बढ़ने को क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। ध्यान से सुनना, यानी कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि इसको सिंप्लीफाई करूं। एक कुर्सी पिछले साल 2024 में जब आप बना रहे थे, तो इस कुर्सी को बनाने के लिए जो आपका इनपुट था, इनपुट जो भी है, जिसको हम फैक्टर कॉस्ट भी कहते हैं, फैक्टर कॉस्ट मतलब फैक्ट्री में बनाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, वो 300 रुपीज था। कितना? चाहे उसमें रॉ मटेरियल है, चाहे में उसकी किसी की वेजेस है, चाहे में किसी का रेंट है, चाहे में किसी का इंटरेस्ट है। बात समझ आ रही? लेकिन इस साल जब आप सेम कुर्सी बनाते हो, क्या बनाते हो? सेम कुर्सी, ये कुर्सी का कॉस्ट टोटल आ जाता है 400। क्या आ जाता है? 400। ये कंपैरिजन कर रहे हो ना, 2 साल, एक विद इन अ ईयर। इसका मतलब है एक साल में कितना बड़ा है? 100 रुपीज। ठीक है, तो बड़ा है। आप मेजर करते हो फ्रॉम 1 ईयर टू, लेकिन दूसरी सिचुएशन है कि जब आप जीडीपी कैलकुलेट करोगे इस चीज का, कुर्सी का या टोटल गुड्स का, तो आप ये देखोगे नहीं कि कितनी इन्फ्लेशन बढ़ी है, जितनी करंट इन्फ्लेशन है उसी के बेस पे करोगे। जितनी करंट इन्फ्लेशन है उसी बेस पे आप ये कैलकुलेट नहीं करोगे कि कितनी चेंज हुई। ये भी एक मेथड हो सकता है। एक मेथड है कि आप पिछले साल का देखो, एक मेथड है कि जो करंट लेवल ऑफ प्राइसेस है उसी के बेसिस पे आप जीडीपी कैलकुलेट, करंट लेवल ऑफ प्राइसेस यानी कि इस मटेरियल का प्राइस क्या था, इसी लेवल पे। आप ये नहीं देखोगे कि पिछले साल कितना था, अब कितना बड़ा है, तो फिर आपको निकालना पड़ेगा ना, माइनस करना पड़ेगा ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो फिर आपको इधर माइनस करना पड़ेगा ना कि एक साल में कितना इन्फ्लेशन गेप हुआ है, 100 रुपीज, 100 रुपीज, तो फिर वो 100 रुपीज आप अपने टोटल जीडीपी वैल्यू से माइनस करोगे ना। आर यू गेटिंग पॉइंट? लेकिन यहां पे आप ऐसा नहीं करते हो। कोई भी चीज बनाओगे, यू कैलकुलेट कंसिडरिंग द करंट लेवल ऑफ प्राइसेस। आपको वो डिफरेंस माइनस करने की जरूरत, बात मेरी समझ लेना। वी हैव अ, मानो फॉर एग्जाम्पल कार देखी है, या आपके घर में कौन सी ऐसी चीज है तो बहुत टाइम से है? मानो ये रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, बन गया इसी साल, आपने लाया, गवर्नमेंट ने बनाया रेफ्रिजरेटर इसी साल, ठीक है। इस साल की प्राइसेस ध्यान से सुनना, ये रेफ्रिजरेटर बनाया जो है इसकी प्राइस है 33,000। कितनी है? 33,000। तो ये फाइनल वैल्यू है ना इसका। व्हाट विल गवर्नमेंट डू? इट विल कैलकुलेट दिस वैल्यू, ठीक है। और ये एक साल की जो जीडीपी है उसमें आ गया 33,000, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है, समझ रहे हैं? कब की बात है ये? 2000। लेकिन ये जो रेफ्रिजरेटर था ना, 2 साल पहले ये रेफ्रिजरेटर 30,000 में था। कितने में था? 30,000 में। गवर्नमेंट ने क्या किया? रेफ्रिजरेटर लिया, उसकी वैल्यू देखी, फाइनल वैल्यू क्या थी, उसको कैलकुलेट किया और आपकी जीडीपी का हिस्सा, क्या इसकी कीमत बढ़ चुकी है, क्या मुझे वो कीमत माइनस करनी है, क्योंकि कीमतें बढ़ती है ना, एज कंपेयर टू व्हाट? एज कंपेयर टू एनी अदर ईयर। ये कहते हैं कि 3 साल पहले मतलब 2023 में यही वाला रेफ्रिजरेटर, ये डबल डोर रेफ्रिजरेटर 30,000, लेकिन गवर्नमेंट ने 3,000 इसमें कंसिडर, इसमें माइनस, इट आल्सो कंसिडर दिस एज वेल।
आप समझ रहे मेरी बात? अब जीडीपी क्या आएगा? बढ़ेगा ना, जीडीपी बढ़ जाएगा ना। अब ऐसे ही देखो कि टोटल जितने भी गुड्स एंड सर्विस एक साल में बनी, गवर्नमेंट ने कैलकुलेट किया एट द करंट प्राइसेस, इट हैज नॉट डिडक्टेड प्राइस विद रिस्पेक्ट टू द इन्फ्लेशन। इसका मतलब जीडीपी बढ़ जाएगा ऑब्वियसली, है ना। लेकिन वो रियल जीडीपी नहीं, रियल मत है। इज इट रियल? नहीं, ये तो प्राइस इन्फ्लेशन हुआ ना, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ गई है। एक्चुअल में तो वैसा नहीं है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इट इज नॉट एक्चुअल, इट इज नॉट रियल जीडीपी, बिकॉज रियल जीडीपी शुड हैव समथिंग डिफरेंट. इट शुड हैव बीन कंसिडर्ड सबट्रैक्टिंग द इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन गैप जिसको हम कहते हैं, तो फिर रियल होता है ना. Are you getting my point? So that GDP which government calculates considering the current level of prices is called as nominal GDP. क्या कहते हैं? Nominal GDP. That GDP which government calculates considering the current level of prices without making any difference or subtraction with respect to the inflation is called as nominal. तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि इस रेफ्रिजरेटर की प्राइस बढ़ी है? They should know. How would they get know? इसका मतलब है गवर्नमेंट के पास एक पैरामीटर होगा, कोई ईयर उसने रखा होगा कि इस ईयर को हम कंसीडर करेंगे बेस ईयर. बेस मतलब फॉर एग्जांपल 2015 वी वुड कंसीडर एज अ बेस ईयर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. इसके बाद हम देखेंगे कि 2025 में चीजें, इस रेफ्रिजरेटर की कीमत कितनी है, मानो 33,000, लेकिन 2015 में कितनी थी, क्योंकि हमने बेस ईयर माना, 2015 में 25,000 है. इसका मतलब है 25,000 टू 33,000, ये जो बड़ा है ना, ये एक्चुअली इन्फ्लेशन है. क्या है? इन्फ्लेशन है. इट इज द इन्फ्लेशन गैप दैट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 2015 अप टू 2020. इसका मतलब है 2025 में दैट 33,000 इज नॉट द रियल वैल्यू ऑफ रेफ्रिजरेटर. इट मे बी समथिंग डिफरेंट, इट मे बी इवन समथिंग लेसर देन इट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस has come up with a base year for calculating the GDP, and that base year as of now is 2011-22. It is the base year for calculating GDP. What is it? Base year. Now, if the government at current times, if it calculates GDP, if the price of a product is 33,000, but it will consider this base year for calculating the price. कि 33,000 अगर रेफ्रिजरेटर आज हुआ है, जितने भी उसकी फैक्टर कॉस्ट है उसको देखेंगे, 2011-12 में इसकी प्राइस, बेसिक प्राइस क्या थी, और तब से लेके 2025 तक इसने कितनी इन्फ्लेशन गेन की है. इस वाले जीडीपी, व्हेन द गवर्नमेंट कैलकुलेट्स जीडीपी कंसीडरिंग द बेस ईयर एज अ पैरामीटर, उसको कहते हैं रियल जीडीपी. दिस मीन्स रियल जीडीपी विल ऑलवेज बी लेसर देन द नॉमिनल जीडीपी. नॉमिनल जीडीपी इज ऑलवेज हायर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि कितनी डिफरेंस हुई है, कितनी? गवर्नमेंट विल यूज अ मेथड वायर विच इज कॉल्ड एज जीडीपी डिफ्लेटर. क्या कहते हैं उसको? डिफ्लेटर मीन्स डिफ्लेशन, चेंज. इधर सुनेगा फर, जीडीपी डिफ्लेटर मीन्स जीडीपी चेंज, यानी कि प्राइसेस की वैल्यू की चेंज. हाउ इट वुड बी कैलकुलेटेड? इट विल बी कैलकुलेटेड बाय कंसीडरिंग द नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय आपका नॉमिनल जीडीपी क्या है, और आपका नॉमिनल जीडीपी किसको कहते हैं कि व्हेन यू कैलकुलेट द जीडीपी कंसीडरिंग द करंट लेवल ऑफ प्राइसेस, यानी कि आज ही जीडीपी कैलकुलेट करेंगे और 2025 के प्राइसेस क्या है, ऑब्वियसली ये जीडीपी बहुत हाई हो जाएगी, हम तो खुश हो जाएंगे. लेकिन इट इज नॉट रियल जीडीपी. रियल जीडीपी क्या है? जब आप कोई बेस ईयर का, ये इट कैन बी एनी ईयर. अभी गवर्नमेंट कह रही है, गवर्नमेंट इज प्रपोजिंग दैट दिस शुड बी 2015, क्योंकि 2011-12 बहुत दूर है, अब ये 2015 होना चाहिए. ठीक है, तो वैसे हम कितना डिफ्लेशन हुआ, डिफ्लेशन मतलब चेंज इन इन्फ्लेशन कितना हुआ है फ्रॉम 2011 टू 2025, व्हिच इज कॉल्ड एज जीडीपी डिफ्लेटर, एंड इट विल बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग नॉमिनल जीडीपी बाय. और समझ रही बात अच्छे से? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? ऐसे गवर्नमेंट कैलकुलेट करती है. क्या करती है? लेकिन इंडिया में हम नॉमिनल जीडीपी नहीं यूज करते, हम क्या करते हैं? रियल जीडीपी यूज. ठीक है, क्या करते हैं? रियल. क्योंकि नॉमिनल जीडीपी तो हमेशा बहुत बड़ी आ जाएगी, लेकिन असल में तो वो होती नहीं है. ठीक है, समझ आ रही है बात? कंसेप्ट क्लियर हुआ कि कुछ कंफ्यूजन है? बताओ. कि समझ आ जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसा मतलब ये नॉमिनल जीडीपी जो अभी आई है, रियल जीडीपी नहीं कि ये जो था उस टाइम प्राइस वो माइनस करके जो जीडीपी आई. नॉमिनल जीडीपी अभी 1 अप्रैल 2025 टू 31 मार्च फॉर एग्जांपल 2020, इस एक साल में हम जीडीपी कैलकुलेट करेंगे ना. जीडीपी मतलब इस एक साल में इंडियन टेरिटरी में, इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में कितनी गुड्स और कितनी सर्विसेज बनी है ना, यही कहते हैं ना. और उनका फाइनल वैल्यू, यही कहते हैं ना फाइनल वैल्यू. ठीक है, ध्यान से सुनो, यही कहते हैं ना फाइनल वैल्यू क्या है.
आप समझ रहे हैं? तो फाइनल वैल्यू मानो इस जीडीपी का 1.3 ट्रिलियन है। कितना है? ट्रिलियन। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या देखा? गवर्नमेंट ने सिर्फ इस जीडीपी को कंसिडर किया कंसिडरिंग द करंट लेवल ऑफ प्राइसेस। करंट लेवल ऑफ, ये चेयर प्लास्टिक की कीमत बढ़ी है, कीमत बढ़ी है ना, इन्फ्लेशन हुआ। असल में तो चेयर का कुछ और प्राइस रहा होगा, लेकिन वो जो इन्फ्लेशन कॉस्ट है वो भी ऐड किया जाता है। वो जो इन्फ्लेशन कॉस्ट, ये प्लास्टिक आज 1 साल पहले 1 किलो 100 रुपए में आता था, आज 200 रुपए में। तो जब ये चेयर बनी ना, वो 200 रुपए ही कैलकुलेट हुआ ना। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब है जब ये कैलकुलेट हुआ तो इसकी जो एग्जैक्ट आज की प्राइस है इंक्लूडिंग द इन्फ्लेशन वही कैलकुलेट हुआ। उसके बेस पे कितना है? 1. But this 1.3 trillion is not the real GDP, it is the nominal GDP. आप समझ रहे हैं? तो अगर इंडिया बोलेगा कि देखो हम 1.3 ट्रिलियन इकोनॉमी है हमारी, ये है, बट दैट इज नॉट रियलिटी। ठीक है, रियलिटी क्या है कि गवर्नमेंट ये देखेगा कि आज से 5 साल पहले, तो रखना तो एक ही ईयर है ना, कंसिडर करना है कि 5 साल पहले कितना था। गवर्नमेंट कहता है 2011 2012 को हम क्या करेंगे? बेस ईयर कंसिडर। उसके बेसिस पे हम ये देखेंगे कि जितनी भी चीजें गुड्स एंड सर्विसेज बनी है उस वक्त क्या था प्राइस और अब कितनी प्राइस चेंज हुई है। अब अगर गवर्नमेंट जीडीपी कैलकुलेट करेगा कंसिडरिंग द बेस ईयर, इसको क्या कहते हैं? बेस। इट इज आल्सो फाइनेंशियल ईयर, तभी तो 2011 2012 है ना। दिस मीन्स 1 अप्रैल 2011 टू 31 मार्च 2012। इट इज आल्सो फाइनेंशियल ईयर जस्ट लाइक दिस। आप समझ रहे हैं? व्हेन इंडिया और द फाइनेंस मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट कंसिडर्स द बेस लेवल, उसके बाद जीडीपी कैलकुलेट करता है, उसको कहते हैं रियल जीडीपी। अब रियल जीडीपी 1.3 ट्रिलियन नहीं हो सकती, ये 1.2 भी हो सकती है, ये 1 ट्रिलियन नहीं हो सकती। इसका मतलब है जो बाकी का पैसा है, बाकी की जो वैल्यू है, दैट इज नॉट द एक्चुअल वैल्यू, दैट इज इन्फ्लेशन। और बात समझ आ रही है? उसी को आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आप एक जीडीपी डिफ्लेटर लाते हो जिसमें आप नॉमिनल जीडीपी को करते हो डिवाइड, किससे? यू गेट द एग्जैक्ट इन्फ्लेशन हाइक कि कितनी चेंज हुई। समझ आ रहा है? क्लियर हुआ? एक और कंसेप्ट है, क्या है? मैंने शायद पहले भी बोला है, जिसको कहते हैं कैपिटल। इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड विद दिस कैपिटल आउटपुट रेशियो। इसके बाद हम जाएंगे सेक्टर्स पे। क्या है कैपिटल आउटपुट रेशियो? व्हाट इज कैपिटल आउटपुट रेशियो? व्हाट इज कैपिटल आउटपुट रेशियो? व्हाट इज आउटपुट? व्हाट इज इनपुट? इकोनॉमी में इनपुट क्या है, इकोनॉमी में आउटपुट क्या है? जो हम मतलब प्रोवाइड करते हैं, आउटपुट जो फाइनल गुड होगा। ठीक है, व्हाट इज कैपिटल? कितना पैसा, कितना खर्चा हुआ है एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट को बनाने में, कितना पैसा या कितना खर्च हुआ है। एक यूनिट गुड या एक यूनिट सर्विस बनाने में कितना खर्चा हो जाता है, उसको कहते हैं कैपिटल आउटपुट। द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूटिलाइज्ड इन प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इस एक पेन को बनाने में कितना पैसा, ये कितनी मशीन है, कितना खर्चा हुआ है, उसको क्या कहते हैं? कैपिटल आउटपुट रेशियो। क्या कहते हैं? कैपिटल आउटपुट रेशियो। यानी कि एक यूनिट प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा हुआ है, एक यूनिट प्रोडक्ट बनाने में कितना। आप समझ रहे हैं? तो उसको क्या कहते हैं? अगर एक यूनिट बनाने में फॉर एग्जांपल इंडिया में 20 रुपए लगे, कितने? 20 रुपए, लेकिन यही यूनिट बनाने में अमेरिका में 5 रुपए लगे। अब मुझे बताओ कौन सी इकोनॉमी अच्छी है, कौन सी इकोनॉमी कमजोर है? अगर इंडिया में एक यूनिट यानी कि एक पेन बनाने में कितना लगता है? 20 रुपया, और यूएसए में वही पेन बनाने में कितना लगता है? 5 रुपया। तो मुझे बताओ कौन किसकी इकोनॉमी अच्छी है, इंडिया की अमेरिका की? कैसे? कम, उसमें कम खर्च हो जाता है ना। इसका मतलब है कैपिटल आउटपुट रेशियो जितना कम होगा वो इकोनॉमी उतनी अच्छी होगी, कैपिटल आउटपुट रेशियो जितना ज्यादा होगा वो इकोनॉमी उतनी कमजोर होगी। आप समझ रहे मेरी बात? समझ आ रहा है? क्लियर हुआ? ठीक है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, शायद उस दिन आप आई थी, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। आप आए थे? नहीं आए? ये सभी रिलेटेड चीजें हैं जीडीपी के साथ। किसके साथ? जीडीपी के साथ। एक तो आप रेगुलर आ जाओ, बाकी किसी चीज की भी टेंशन मत रखो। मैंने एक कंसेप्ट पढ़ाया था, प्रोडक्ट फैक्टर्स ऑफ, इसीलिए मैंने आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया था कि रेगुलरली आना। चलो आप बीमार थी, अब आगे रेगुलरली आना। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब किसी भी चीज को बनाने के लिए आपको कुछ फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है,
रॉ मटेरियल भी एक फैक्टर रहता है ना, रॉ मटेरियल समझता है ना, ठीक है, रॉ मटेरियल्स। लेकिन इसके अलावा कुछ खास फैक्टर्स होते हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्शन। जैसे आपको पता है कौन 4 फैक्टर्स हैं, व्हाट आर 4 फैक्टर्स, अभी बोला ना, एंटरप्रेन्योरशिप, लैंड यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं इसको, लेबर और कैपिटल, ठीक है, ये 4 फैक्टर्स हैं ना मेजर, ठीक है। तभी मैंने गाड़ी की एग्जांपल बताई थी, अभी मैं गाड़ी की एग्जांपल बताऊंगा। मैं ग्राफिक्स इसीलिए यूज करता हूं ताकि आप कंप्रहेंड कर पाओ, अदरवाइज इट इज टू हेक्टिक, लेकिन आपका समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये फैक्ट्री में गाड़ी बन रही है, इस गाड़ी को बनाने के लिए आपको एक सबसे पहले एक बंदा आएगा, बोलेगा कि मैं गाड़ियां बनाऊंगा बिजनेस में, जिसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर, ठीक है। उसके बाद जब वो सोचेगा और तैयार करेगा बिजनेस अपना, तो उसको लैंड चाहिए ना, नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। उसके बाद उसको मजदूर चाहिए, अकेले वो काम नहीं कर सकता है। और उसके बाद उसको कैपिटल चाहिए। मैंने बोला है कि कैपिटल इकोनॉमी में हम फिजिकल कैपिटल की बात करते हैं, इसमें पैसे नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इट इज ऑलवेज द फिजिकल कैपिटल, मशीन, बाकी चीजें, टेक्नोलॉजी, व्हाटएवर। ये 4 चीजें जब मिलेंगी ना तो ही गाड़ी बन सकती है। और बात समझ आ रही है कि नहीं? इसका मतलब इस गाड़ी को बनाने के लिए कीमत लगेगी ना। ये गाड़ी कहाँ बनती है? फैक्ट्री में। इट इज अ फैक्ट्री। इंडस्ट्री भी एक फैक्ट्री है ना, लेकिन बड़ी है। असल में फैक्ट्री है ना, तो इंडस्ट्री उसका टेक्निकल नाम है। तो इस गाड़ी को बनाने के लिए जो कीमत लगी है, बनती कहाँ है गाड़ी? फैक्ट्री में। उस कीमत को कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। क्या कहते हैं? फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट। अब इस फैक्टर कॉस्ट में एक तो ये 4 फैक्टर्स की कीमत, यानी कि इसमें इसका प्रॉफिट भी है एंटरप्रेन्योर का, इसमें लैंड का रेंट भी आ जाएगा ना, इसमें लेबर का वेजेस भी आ जाएगा, कैपिटल का इंटरेस्ट भी आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? और साथ साथ रॉ मटेरियल का कॉस्ट, जिसको हम इनपुट कॉस्ट भी कहते हैं, ठीक है? ठीक है कि नहीं? इट ऑल कंस्टिट्यूट्स फैक्टर कॉस्ट। एक और चीज, जो गवर्नमेंट सरकार, गवर्नमेंट किसको बोलते हैं? सरकार को, हमेशा चाहती है कि हमारे मुल्क में प्रोडक्शन है, बल्क प्रोडक्शन, चाहे वो गवर्नमेंट खुद करे या प्राइवेट सेक्टर करे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी मिक्सड इकोनॉमी है ना, यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर साथ साथ काम करते हैं। वो चाहते हैं कि कोई भी बंदा इस मुल्क का, इस कंट्री का बेकार ना बैठे, कुछ ना कुछ करे। और अगर वो प्रोडक्शन करना चाहते हैं, वेल एंड गुड। और हमेशा प्रोडक्शन के टाइम गवर्नमेंट चाहती है कि वो उन बंदों को, उन फैक्ट्री वालों को, उन बिजनेसमैन को हेल्प करे। क्या करे? हेल्प। कैसे हेल्प करे? अगर वो कोई कार बनाना चाहता है तो कार के लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल, स्टील चाहिए, स्टील, एल्यूमिनियम चाहिए, गिलास चाहिए, प्लास्टिक चाहिए, टायर्स। तो गवर्नमेंट कहता है उस बंदे को, बिजनेसमैन को, आप गाड़ियां बनाइए, हम आपकी हेल्प करेंगे। कैसे? अगर आपको रॉ मटेरियल इस कीमत पे मिल जाता है मार्केट में, हम आपको सस्ता दिलवाएंगे, डिस्काउंट। ओके। आपकी फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी जा रही है ना, तो हम ऐसे मदद करते हैं, हम आपकी इलेक्ट्रिसिटी कम कराते हैं, कीमत कम कराते हैं या मुफ्त में देते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको फॉरेन से कोई चीज इस गाड़ी को बनाने के लिए लगता है, हम आपको लेके देंगे। हेल्प, और डिस्काउंट और रिबेट अगर गवर्नमेंट लोगों को या प्रोड्यूसर को या किसी बंदे को भी दे, उसको कहते हैं सब्सिडी। क्या कहते हैं? सब्सिडी इज एक्चुअली अ डिस्काउंट और अ रीबेट और अ हेल्प बाय द गवर्नमेंट टू इट्स पीपल, आइदर इन वर्किंग और एट होम। लोगों को घर में भी सब्सिडी मिलती है ना, चावल पे, बाकी चीजों पे। अगर वो लोग काम करें, जैसे अभी हमारे कश्मीर में डायरी फार्म्स बहुत ज्यादा बढ़ गए, काउज, जर्सी गाय मिलती है ना गवर्नमेंट लोगों को सब्सिडाइज रेट पे, यानी कि जो जर्सी गाय मार्केट वैल्यू जिसका 1,50,000 है, गवर्नमेंट वो सब्सिडाइज रेट पे देता है कि 80,000 में दीजिए, या लोन प्रोवाइड करता है एट सब्सिडाइज रेट। गवर्नमेंट की तरफ से लोन मिलता है ना, कि मैंने फिर लोन निकाला है, फार्मर्स लोन, केवाईसी, ये केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड के बेसिस पे मिलता है ना, ऑर्चर्ड्स के बेस पे, खेत के बेस पे भी लोन मिलता है, वो डिस्काउंट रेट पे मिलता है। वो डिस्काउंट क्या है? सब्सिडी। आप समझ रहे मेरी बात? वैसे ही फैक्ट्री में प्रोडक्शन के टाइम गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड, इसका मतलब है इस फैक्टर कॉस्ट में तो सब्सिडी भी आती होंगी ना। आप बात समझ रहे हैं? इस फैक्टर कॉस्ट में क्या आती है फिर? सब्सिडीज भी। इट आल्सो इंक्लूड सब्सिडीज। कौन देता है सब्सिडी? प्लस जितना भी बाकी इनपुट कॉस्ट लगा है, चाहे प्रॉफिट है, चाहे वेजेस है, चाहे रॉ मटेरियल है, बाकी चीजें, इट ऑल विल कंस्टिट्यूट द फैक्टर। तो क्या बन गई? गाड़ी। मानो कि टोटल फैक्टर कॉस्ट कितना है? 1,50,000। गाड़ी बन गई, इसका मतलब है गाड़ी की प्रोडक्शन हो गई ना, गाड़ी की प्रोडक्शन। अब गाड़ी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ना, डिस्ट्रीब्यूट, बड़े ट्रॉलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी गाड़ी, ठीक है। अब कहां जाएगी गाड़ी? मार्केट में बिकनी जानी है ना। दिस इज प्रोडक्शन, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन। अब कहां जाएगी?
अब ऑब्वियसली मार्केट प्राइस जो इस गाड़ी का होगा, मार्केट की कीमत वो ज्यादा होगी ना। ये तो इसका फैक्टर कॉस्ट है, फैक्ट्री में बनाने का कीमत जो बना है। अब ये जो बंदा है, एंटरप्रेन्योर है, ये इसकी कीमत 2 लाख भी कर सकता है ना। वो कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है ना, प्रॉफिट कमाना है ना, उसको तो प्रॉफिट कमाना है कि नहीं? तो इसकी कीमत मार्केट वैल्यू कितनी है, जिसको हम मार्केट प्राइस भी कहते हैं, कितनी है? 2 लाख। इसमें कोई हर्ज, कोई गलत बात? एक प्रोड्यूसर अगर कमाना चाहता है बाय मेकिंग इट्स प्रॉफिट, तो इसमें कोई बड़ी बुरी बात? बट गवर्नमेंट कम्स हियर। कौन आता है? गवर्नमेंट बोलता है ठीक है, आपको मैंने हेल्प की थी, इधर आपने प्रॉफिट भी कमा रहे हो, अब आपको बेचना है, लेकिन इस पैसे में से मुझे 1% टैक्स चाहिए। क्या चाहिए? टैक्स। ये इनडायरेक्ट टैक्स होगा। क्या होगा? इनडायरेक्ट टैक्स। कौन सा टैक्स? इनडायरेक्ट। दिस मीन्स दिस मार्केट प्राइस इंक्लूड्स द इनडायरेक्ट टैक्सेस एज। क्या गवर्नमेंट यहां पे इसको हेल्प करेगा? नहीं करेगा हेल्प। गवर्नमेंट थोड़ी जहां पे आपको बेचनी है चीजें हेल्प करेगा, नहीं कर सकता है ना, वो गलत बात है ना। आपको बनाने में भी हेल्प किया, थोड़ी बेचने में हेल्प करेगा। आप समझिए मेरी बात। इसका मतलब है एट द मार्केट प्राइस देयर इज नो सब्सिडीज इन्वॉल्व। वायर आर सब्सिडीज इन्वॉल्व? प्रोडक्शन, उसको क्या कहेंगे हम? फैक्टर कॉस्ट। इट इज अ फैक्टर कॉस्ट वायर सब्सिडीज आर इन्वॉल्व। इन द मार्केट प्राइस देयर इज ओनली इनडायरेक्ट टैक्स। बात समझ रहे हैं? यही फिर प्राइस बन जाता है, जिसको आप देखते हो गुड्स पे लिखा होता है MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, नीचे लिखा होता है इंक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस, इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इसका मतलब है मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, ना कि सब्सिडीज। इट इज प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस मार्केट प्राइस की बात करता हूं। फैक्टर कॉस्ट में इट इज प्लस सब्सिडीज माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ आया? अब गवर्नमेंट के लिए ऑप्शंस हैं कि वो अपनी जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किस वाले लेवल पे कैलकुलेट करे। विल इट कैलकुलेट जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और विल इट कैलकुलेट जीडीपी एट मार्केट प्राइस? आप समझ रहे हैं? अभी तक तो गवर्नमेंट फैक्टर कॉस्ट के ऊपर ही कैलकुलेट करता था, लेकिन अब रिसेंट टाइम्स में गवर्नमेंट ने कहां कैलकुलेट करना शुरू कर दिया? मार्केट प्राइस। वो बात समझ आ रही है कि नहीं? इसका मतलब है व्हेन गवर्नमेंट कैलकुलेट्स जीडीपी आइदर एट फैक्टर कॉस्ट। अब मुझे बताओ व्हाट इज जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट? कैन यू डिफाइन इट और कैलकुलेट इट? हाउ कैन यू कैलकुलेट इट? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, what is GDP per factor cost? GDP per factor cost, similarly it is GDP at market price. ऐसा बोल सकते हैं? Is it equal to GDP at market price? Is it equivalent to GDP at market price? इस कार की बात ही लो, कितने में पड़ी थी? 150 में। तो is it same कि 150 is equivalent to 2 लाख? तो then how can you say it is equivalent? बात समझिए मेरी। फैक्टर कॉस्ट कितना था? 1.5 लाख। इफ यू कैलकुलेट जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इट शुड बी कंसीडर्ड एज अ 1.5 लाख। बट हाउ कैन इट बी इक्विवेलेंट टू मार्केट प्राइस? इसका मतलब है जीडीपी एट मार्केट प्राइस कुछ नहीं होता है। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी एट मार्केट प्राइस सेम ही है। बस मार्केट फैक्टर कॉस्ट में आपको कैलकुलेट क्या करना है? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। जो मैं पहले लिख रहा हूं वही कैलकुलेट करना है ना। जो मैं पहले लिख रहा हूं वही कैलकुलेट करना है ना। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट किसके बराबर हो सकता है? इट कैन बी इक्विवेलेंट टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस, बट इन फैक्टर कॉस्ट वी ओनली एड व्हाट? सब्सिडीज, बट वी निगेट व्हाट? इनडायरेक्ट टैक्सेस। नाउ समझ आ रहा है? मे बी जो 50,000 है इसमें से बहुत सारा इनडायरेक्ट टैक्स होगा जो आपने नेगेट किया, फिर तो बराबर आ जाएगा। आप समझ रहे मेरी बात? सो यू आर कैलकुलेटिंग जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, इट इज इक्विवेलेंट टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस, बट इन फैक्टर कॉस्ट यू ओनली ऐड व्हाट? सब्सिडीज, यू डोंट ऐड व्हाट? इनडायरेक्ट टैक्सेस। उल्टा करें, गवर्नमेंट विल कैलकुलेट जीडीपी एट मार्केट प्राइस। व्हाट इज जीडीपी एट मार्केट प्राइस? इट इज इक्विवेलेंट टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, but in market price we don't add subsidies, we only add indirect taxes. समझ आ रहा है? सही से आगे ये क्वेश्चन पूछता है, और क्वेश्चन नहीं पूछेंगे फिर भी डिस्क्रिप्टिव में पूछेंगे। देखिए, हाउ डज जीडीपी कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी एंड मार्केट प्राइस इंपैक्ट द इकोनॉमी ऑफ इंडिया? इट वुड बी डिफरेंट। अब नहीं सोचो ना कि अभी गवर्नमेंट जीडीपी एंड मार्केट प्राइस कैलकुलेट करती है, ठीक है, तो उसमें तो बढ़ चढ़ के आएगा ना इकोनॉमी। फैक्टर कॉस्ट पे तो उतना नहीं आ सकता है। आप समझ रहे हैं? सो टू मेक योर इकोनॉमी मोर बूस्ट, मोर बूम, यू कैलकुलेट द मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस में क्या क्या चीजें होती है? आप इंडायरेक्ट टैक्स भी करते हो इंक्लूड, ठीक है। में प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी तक समझ आया सारा? ठीक है। शुड आई कंटिन्यू नाउ फर्दर? ठीक है, अब आ जाएंगे हमारे इसमें कंट्री में 3 मेजर सेक्टर्स होते हैं। एक को कहते हैं प्राइमरी सेक्टर,
एक को कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर, एक को कहते हैं टर्शियरी सेक्टर। अब हम ये देखेंगे कि ये जो बाई जीडीपी है ना, इसमें एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन, प्राइमरी सेक्टर का, इंडस्ट्रीज का कितना कंट्रीब्यूशन, ये बैंकिंग, एजुकेशन, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, इसका कितना कंट्रीब्यूशन है, देखना तो पड़ेगा ना। यहाँ जहां कुर्सियां बनती हैं उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, जो मैं पढ़ाता हूँ टीचिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इसका कितना कंट्रीब्यूशन है, यहाँ जो नेचुरली ऑकरिंग रिसोर्सेज हैं, वीट, मेज, राइस, कोल एक्स्ट्रा, इसका कितना कंट्रीब्यूशन, ऑब्वियसली होगा ना कंट्रीब्यूशन। तो हम अलग अलग सेक्टर्स के कंट्रीब्यूशन देखते हैं जीडीपी में, और किस सेक्टर में कितनी पॉपुलेशन एंगेज्ड है। बात समझ रहे हैं आप? ऐसे सोचो कि 20 लाख लोग काम कर रहे हैं लेकिन कमा कुछ नहीं रहे, वो भी तो जीडीपी को जा रहा है ना। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? जीडीपी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बार बार रिवाइज करो तब जाके ये ठीक हो जाएगा। और एक बार एक कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, फिर ये सेक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू जीडीपी, कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं हम नेशनल अकाउंटिंग का? जीडीपी। मैं लिखाऊंगा अभी, आज लिखाऊंगा अभी, समझ आ रहा है ना? वो जो सेक्टर थे ना हाउस होल्ड, दैट आर द सेक्टर्स ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में मैंने बोला था ना, वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल, दैट आर द सेक्टर्स ऑफ इनकम। ये बड़े सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के, जो जीडीपी को कंट्रीब्यूट। सबसे पहला सेक्टर जो है, फर्स्ट सेक्टर, उसको कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। क्या कहते हैं? प्राइमरी सेक्टर। शायद पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे आज, लेकिन जितना करेंगे उतना अच्छे से समझो। प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जहां गुड्स नेचुरली ऑकर हो जाते हैं, यानी कि वो रिसोर्सेज जो आपको नेचुरली आप एक्सट्रैक्ट करते हो, नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हो। प्राइमरी सेक्टर में वो आते हैं, वो गुड्स आते हैं जो आप कहां से एक्सट्रैक्ट करते हो? नेचर से, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, क्या आते हैं? कहां से एक्सट्रैक्ट करते हो? नेचुरल रिसोर्स। सबसे ज्यादा मेजर नेचुरल रिसोर्स कौन सा है जहां से आप गुड्स एक्सट्रैक्ट करोगे? लैंड, वाटर, है ना, वाटर से भी। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आता है, ध्यान से समझना। सबसे पहला एग्रीकल्चर, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद माइनिंग, उसके बाद लाइव स्टॉक, माल मवेशी, नेचुरली है ना। उसके बाद फिशिंग, हालांकि फिशिंग इसमें नहीं आएगा, इसको हम कहते हैं एक्वाकल्चर। क्या कहते हैं? एक्वाकल्चर और फिशिंग में फर्क है। फिशिंग में सिर्फ फिशरीज करते हैं, फिश कल्चर। एक्वाकल्चर में उसके साथ साथ जितने भी पानी में से रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करते हो, जैसे प्रॉन्स, लॉबस्टर्स हैं, सीवीड्स हैं, बाकी सी नट्स हैं, जितने भी हैं, जो भी चीजें पानी से, वो एक्वाकल्चर। क्या क्या आता है प्राइमरी सेक्टर में? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, लाइव स्टॉक और एक्वाकल्चर। अब देखिए, एग्रीकल्चर में बहुत सारे इसके अलाइड सेक्टर्स होते हैं। अलाइड जानते हैं, जो साथ साथ है, यानी कि सबसे पहले इसमें आएगा हॉर्टिकल्चर, उसके बाद आ जाएगा सेरिकल्चर, उसके बाद आ जाएगा सिल्विकल्चर, मैं अभी बताऊंगा, उसके बाद आ जाएगा एपिकल्चर, उसके बाद आ जाएगा पिसिकल्चर। हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स जैसे एप्पल्स, जैसे ऑरेंज एक्सेट्रा। ठीक है, सेरिकल्चर मतलब सिल्क। सिल्विकल्चर, आपने छोटी छोटी नर्सरी देखी है, नर्सरी ऑफ प्लांट्स, ट्रीज, नर्सरीज, आप देखते हैं ना नर्सरीज। इधर से जाओ नौगाम से तो दोनों साइड, अलोंग साइड द रोड आपको नर्सरी मिलेगी। इधर से जाओ मुजगुंड, है ना, मुजगुंड में, पंजीनारा में, अलोंग साइड द रोड, मिरपुंड जाओ अलोंग साइड द रोड, नर्सरी है ना, उसको कहते हैं सिल्विकल्चर। क्या कहते हैं? उसके बाद एपीकल्चर, ये तो आपको पता होगा, बीज यानी कि हनी प्रोडक्शन। उसके बाद पिसिकल्चर, स्पाइसेस कहते हैं फिशेस को, तो फिशेस कल्चर। ठीक है कि नहीं? दूसरा हो गया फॉरेस्ट्री, वो तो आपको पता है। ठीक है, जब हम आगे बढ़ेंगे तो मैं फॉरेस्ट ट्री में, फॉरेस्ट क्या होता है, कवर ट्रीज क्या होते हैं। माइनिंग, किसकी माइनिंग? कोल, आयरन ओर है माइनिंग, आयरन ओर होता है ना, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, है ना। आपने पत्थर देखे ना, पत्थर निकालते हैं, पत्थर। अथवाजन गए हो आप? अथवाजन, यहाँ बांडीपोरा गए होंगे तो उधर सदरकोट में एक जगह है, वहां पे पत्थर निकालते हैं, फिर तराशते हैं, उसकी स्लेब्स बनाते हैं, टाइल्स बनाते हैं, उसको कहते हैं कोरिंग। क्या कहते हैं?
QUARRYING, कोरिंग मीन्स पत्थर तोड़ के निकालना, दैट इज ऑल्सो नेचुरल रिसोर्स। उससे फिर टाइल्स बनना, स्लेब्स बनना, जो स्लेब्स लगाते हैं ना प्लिंथ में, मकान के प्लिंथ में, वो तो स्लेब्स पत्थर से बन के आती है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर। आर यू गेटिंग? उसके बाद आ जाता है लाइव स्टॉक, कैटल एंड डेयरी, वो भी तो नेचुरल है, ठीक है। और उसके बाद आता है एक्वाकल्चर। क्योंकि सुने, इंडिया में सबसे ज्यादा जो प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा है वो एग्रीकल्चर है। क्या है? अपार्ट फ्रॉम दिस मेजॉरिटी ऑफ द शेयर इज गिवन बाय द एग्रीकल्चर, इसीलिए इस प्राइमरी सेक्टर का दूसरा नाम है एग्रीकल्चरल सेक्टर। क्या कहते हैं इसको? एग्रीकल्चरल। बात समझ आ रही है? प्राइमरी सेक्टर। अब जब इतनी चीजें बन रही हैं तो जीडीपी को कुछ करते होंगे ना कंट्रीब्यूट, यानी कि अगर 1.5 ट्रिलियन एक साल की जीडीपी है तो उसमें तो ये सेक्टर भी करता होगा ना कंट्रीब्यूट। और लोग भी देखना हमें कितनी परसेंटेज की पॉपुलेशन इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। जब इंडिया आजाद हुआ था ना 1947 में, 1947 उस वक्त करीबन 68% जो पॉपुलेशन थी ना इंडिया की, 68% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन दैट वर एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर। क्या थे? और क्लोज टू 51% जो था ना, 51% कंट्रीब्यूट करता था किसको? जीडीपी। इसलिए उस वक्त इंडिया की इकोनॉमी को कहते थे एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी। क्या कहते थे? या एग्रीकल्चरल डिपेंडेंट इकोनॉमी। लेकिन आज के दौर में वैसा नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताता हूं। आज की डेट में इस वक्त इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? करीबन इट्स अराउंड 145 करोड़, 145 करोड़, 1.45 बिलियन है ना पॉपुलेशन इंडिया की। इसकी करीबन 45% जो है इस पॉपुलेशन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर और प्राइमरी सेक्टर। आप समझ रहे हैं मेरी बात? और पता है कंट्रीब्यूट कितना करता है? इट इज जस्ट 17% ऑन एवरेज इस वक्त किसको कंट्रीब्यूट करता है? जीडीपी। हालांकि ये हुआ था कि 2024 और 2025 के फाइनेंशियल ईयर में, 2024 और 2025 के फाइनेंशियल ईयर में इस प्राइमरी सेक्टर ने जीडीपी को कितना कंट्रीब्यूट किया था? 19%। लेकिन ऑन एन एवरेज कितना है? अभी डिक्लाइन हो रहा है इसकी कंट्रीब्यूशन जीडीपी को। क्या हो रही है? डिक्लाइन। नाउ इट इज नॉट, इंडिया इज नॉट ए एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी। हाउ कैन इट बी? क्योंकि सिर्फ 17% तो एवरेज कंट्रीब्यूट करता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? समझ पा रहे हैं ना? इसकी वजह क्या है? इंडियन एग्रीकल्चर व्हाई इज इट नॉट कंट्रीब्यूटिंग सो मच? जब इतनी पॉपुलेशन है तो फिर कंट्रीब्यूट क्यों नहीं कर पा रहा? ऐसी सिचुएशन को आप क्या कह सकते हैं? आपको क्या लगता है जो 40% या 47% पॉपुलेशन है ना वाबस्ता, दैट इज क्लोज टू आई थिंक 60 करोड़, तो कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है? 17%। इसका मतलब है जो लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे क्या वो अच्छा खासा कमा रहे होंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं ना। लेकिन इन्वॉल्व वैसी एम्प्लॉयमेंट जिसमें आप लगते तो हैं एम्प्लॉयड, लेकिन असल में प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट नहीं, उसको कहते हैं डिसगाइज्ड। क्या कहते हैं? डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। यानी कि आप एक्चुअल में तो लग रहा है कि इंडिया की इतनी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर के साथ इन्वॉल्व, बट दे आर नॉट अर्निंग। अगर वो अर्न कर रहे होते ना तो फिर कंट्रीब्यूट करता ना जीडीपी को, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं ना। रीजन क्या है? सबसे बड़ी रीजन जो है हमारे यहाँ पे, एक तो इरिगेशन फैसिलिटीज, ओनली जितना एग्रीकल्चरल लैंड है ना इंडिया का टोटल करीबन 300 के मिलियन के हेक्टेयर के करीब, उसमें से ओनली 48% जो है वो फुली इरिगेटेड है। कितनी है? फुली इरिगेटेड मतलब उसमें कैनाल्स लिंक हैं, वेल्स, ट्यूबवेल्स, स्ट्रीम्स। बाकी जो रेस्ट ऑफ द परसेंटेज है ना 52% दैट इज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। क्या है? रेनफॉल। जैसे आप सुने ये इंडिया है, जब भी मैप बनाओ ना तो इसकी प्रैक्टिस किया करो बहुत ज्यादा, ताकि जब आप मैप बनाओगे ना लगे कि बन रहा है। और मैप बनाना कोई बड़ी बात, बहुत इजी है। बस आपको एक बार आप बनाओगे ना तो फिर उसके बाद अच्छा लगेगा। बहुत इजी बनाना है। ये वाला जो एरिया है ना, ये यहाँ पे रिवर्स है, आपको पता है ना, ये गंगा है। मैप्स लाए थे आप लोगों ने? मैप्स लाए? मैप्स, वॉल मैप्स लाए? मैप्स नहीं लाए? बस एक दिन चूज करो। 1500 का खर्चा है टोटल यूपीएससी का अपने हिसाब से। इसमें 1500 ये बहुत ज्यादा कम खर्चा है, लेकिन बहुत कीमती खर्चा है। 1500 का खर्चा आ जाएगा इंक्लूडिंग एटलस। दिस इज गंगा, सुना होगा नाम। दिस इज ब्रह्मपुत्र। ये जो हिमालयन रिवर्स है ना, हिमालयन रिवर्स जो जिनका ओरिजिन हिमालय से, हिमालय है ना इंडिया में, हिमालय इज अ माउंटेन। इसकी बहुत टाइप्स है, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक। नॉर्थ ईस्टर्न साइड से ब्रह्मपुत्र आ रहा है, ये भी हिमालयन रिवर है। यहां से गंगा आ रहा है, ये भी हिमालयन रिवर है। एक रिवर यहां से जा रहा है, इसको कहते हैं इंडस, ये भी हिमालयन रिवर्स है। ये पेरिनियल होते हैं, पेरिनियल मतलब सालों साल चलते हैं। कुछ रिवर्स हमारे यहां से है, एक इसको कहते हैं गोदावरी, इसको कहते हैं कृष्णा, यहां से कावेरी, इनको कहते हैं पेनिनसुलर रिवर्स। क्या कहते हैं? ये पेरिनियल नहीं, यानी कि ये सालों साल इनमें पानी नहीं होता। दूसरा, इंडिया का जो पैटर्न है रेनफॉल का,
पैटर्न वो डिपेंडेंट है मानसून्स के ऊपर भी। किसके ऊपर? मानसून। और मानसून्स का इंपैक्ट कहीं पे ज्यादा लगता है, कहीं पे कम। अब इंडिया का ये वाला रीजन जो इसको डेक्कन प्लेटो कहते हैं, ड्रॉट प्रोन है। क्या है? ड्रॉट प्रोन मतलब यहाँ पे पानी है नहीं, खुशक साली रहती है। अब अगर यहाँ पे पानी नहीं है तो आपको पानी लेके आना है ना, उसको कहते हैं इरिगेशन। तो लिंक करना पड़ेगा ना रिवर्स के साथ। सो ये इरिगेशन फैसिलिटी हम लेक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जिसकी वजह से हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन उतनी अच्छी प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाती। अब जब प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाएगा तो वैल्यू कैसे बढ़ेगा? वैल्यू नहीं पड़ेगा तो जीडीपी को कैसे कंट्रोल? सो मेजर रीजन फॉर द लेक और द बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इज लेक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। सेकंड वन इज लैंड फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेड लैंड। जो लैंड होल्डिंग है ना, जैसे आप अपने यहाँ पे भी एग्जांपल देखो कि बाई 5 है ना, 2-2 कनाल उनके हिस्से में आ गया, 2-2 कनाल। आप उसमें लगा क्या सकते हो? कौन से क्रॉप्स लगाओगे? कितने क्रॉप्स उगेंगे? अगर ये पूरी लैंड होती है ना 100 कनाल की, तो 100 कनाल में आप चावल उगाते, व्हीट उगाते, तो कितना प्रोडक्शन हो जाता है? आप समझ रहे? तो दूसरी जो है फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, यानी कि यहाँ पे वैसी लैंड। और तीसरा हमारे यहाँ पे रीजन जो है कि सॉइल टाइप। आपको पता है इंडिया में सॉइल टाइप्स, हमारे यहाँ पे सॉइल अलुवियल सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, माउंटेनियस सॉइल। कोई सॉइल में, किसी सॉइल में आपको पता था न्यूट्रिएंट्स है? ये सुना आपने? सॉइल हैज अ न्यूट्रिएंट, जैसे पोटाशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, सल्फर। अब जिसमें ये सब मिनरल्स होंगे वो फर्टाइल होगी। फर्टाइल मतलब उसमें ज्यादा जल्दी प्रोडक्टिविटी हो सकती है। और बहुत सारी ऐसी सॉइल्स हैं जिसमें प्रोडक्टिविटी, और इंडिया की मेजॉरिटी ऑफ द सॉइल जो है ना उसमें उतनी ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच। जब न्यूट्रिएंट रिच है ही नहीं तो फिर प्रोडक्टिविटी कैसे हो सकती है? दूसरा, इंडिया में हम पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ पे भी देखो, हमारे बाग की यानी ऑर्चर्ड्स की प्रोडक्शन क्यों डाउन हुई? अब देखो, एक जो खेती करने वाला बंदा है ना, चाहे वो साग ही क्यों ना, आलू, चूंकि आपके वहां पे आलू ज्यादा बनते हैं, वही क्यों ना कर रहा होता है, या साग बनता है या ऑर्चर्ड, हमेशा टेंशन में होता है कि इस पे पेस्ट लगा है तो पेस्टिसाइड लगाओ, फंजे लगा है तो फंजिसाइड लगाओ। बात समझ आ रही है? कोई और वीड लगा है, वीड लगता है ना बीच में से, कोई वीडिसाइड लगाओ, तो कितने फर्टिलाइजर्स या कितने पेस्टिसाइड इस्तेमाल होते हैं, जिसकी वजह से वहां की सॉइल टॉक्सिक होती है, प्रोडक्टिविटी नहीं होती। ये रीजंस है। क्वेश्चन में आप आ सकता है, व्हाट आर द रीजंस फॉर द बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर? वन ऑफ द रीजन इज इरिगेशन, सेकंड वन इज फ्रेगमेंटेशन, थर्ड वन इज इंडिया की सॉइल टेक्सचर है, फोर्थ वन इज ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। बात समझ आ रही है? ठीक है। दैट इज व्हाई इट कैन ओनली कंट्रीब्यूट दिस स्मॉल परसेंटेज टू द जीडीपी, बट अराउंड 45% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन। बहुत ज्यादा है, कमाता कम है। अब वापस आइए, जो लोग इस प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं ना, उनको पता है उनको क्या कहते हैं? दोज वर्किंग इन प्राइमरी सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर इज कॉल्ड एज रेड कॉलर वर्कर्स। क्या कहते हैं? रेड कॉलर वर्कर्स। ठीक है, क्लियर हो रहा है?